तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोट सेट सीरीज। जितना हो पाएगा उतने ज्यादा क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे क्योंकि ओनली 1 मंथ अब हमारे पास रह गया है। तो डेली डेली हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे एंड उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पे एक बार। ये कह रहा है प्रेफर पोजिशन फॉर मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट वैप, मतलब वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया इन आईसीयू। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पोजीशन तुम प्रेफर करोगे पेशेंट को देना कि जिससे वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया का रिस्क बहुत कम हो जाए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सुपाइन एंड फ्लैट हेड पोजिशन। सुपाइन क्या हम उसको सीधा लेटा देंगे? आप खुद सोचो। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं तो क्या हम उनको सीधा लेटाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेटाते। तो ये क्वेश्चन तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल ही रॉन्ग दिया है। ठीक है, फिर आता है हमारा बी सेमी फाउलर पोजिशन। अगर हम देते हैं 30 to 45 और हेड एलिवेट करते हैं तो क्या ये ठीक है? तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अभी इसे लॉक करेंगे। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं प्रोन पोजीशन। क्या हम वेंटिलेटर वाले पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं? कभी नहीं देते। बहुत अलग और डिफरेंट केस होते हैं जिसमें हम प्रोन पोजीशन देते हैं। इसमें नॉर्मली पूछा है कि वैप कंट्रोल करना है, निमोनिया जो एस्पिरेट करके निमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो ये भी रॉन्ग हो गया भाई, प्रोन पोजीशन हम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखें तो इनमें से सबसे ज्यादा ठीक जो आंसर है भाई वो यही बन रहा है। सेमी फाउलर पोजीशन देंगे हम उसको, हेड एलिवेट रखेंगे, जिससे क्या होगा भाई उसका वैप जो होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं होगा उसे, लो रिस्क होगा। और अगर हम इसे क्लिनिकली इंसाइट के वे से देखें तो क्या है, देखिए हेड एलिवेट क्या कर देता है भाई, रिड्यूस कर देता है एस्पिरेशन को, रिस्क एंड लोअर इनसाइड ऑफ वैप, मतलब वैप को भी बहुत कम कर देता है और जो एस्पिरेट करने के चांस है। सोचो अगर हम सीधा लेटेंगे तो क्या होगा, पीछे जाएंगी पूरी सिक्रीशंस, तो ज्यादा रिस्क है कि उसको इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो। अगर हम उसे थोड़ा 30 या 45 डिग्री पे रखेंगे तो वो इजिली क्या होंगे, हम उसके सिक्रीशंस को निकाल सकते हैं और वैप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा आंसर है, सबसे राइट है भाई, सेमी फाउलर पोजिशन देंगे 30 to 45 डिग्री के एंगल पे, हेड को एलिवेट करके रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए पेशेंट विद सेप्टिक शॉक इन आईसीयू, मतलब आईसीयू के अंदर एक पेशेंट है जिसको क्या है भाई, सेप्टिक शॉक है। द फर्स्ट लाइन वैसोप्रेसर रिकमेंडेड आफ्टर एडिक्वेट फ्लूइड रिसक्सिटेशन इज। क्या बोल रहा है कि आईसीयू के अंदर एक पेशेंट है जिसको सेप्टिक शॉक है। ठीक है, एंड फर्स्ट लाइन जो ड्रग उसको की है वैसोप्रेसिन दी हुई है, और उसके बाद क्या है, एडिक्वेट फ्लूइड रिसक्सिटेशन के लिए बोला है, मतलब अब हम उसे फ्लूइड नहीं देना चाह रहे हैं, उसे नहीं देना है। ठीक है, तब हम कौन से ड्रग का यूज कर सकते हैं? देखो वैसोप्रेसिन तो उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट लाइन हमने दे दी है, उसके बाद अब हम क्या दे सकते हैं? अगर हम फ्लूइड नहीं देते किसी पेशेंट को तो कौन से ड्रग देना प्रेफर करेंगे? देखिए डोपामिन, डोपामिन तो हम इसको नहीं देंगे अभी फिलहाल, डोपामिन बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। डोपामिन हम हमेशा नोर एड्रेनलिन के साथ चलाते हैं। ठीक है, और सेकंड बी इसमें दिया है नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन क्या है भाई, मुझे ठीक लग रहा है कि नोर एपिनेफ्रिन हो सकता है। एंड सी क्या बोला है, एपिनेफ्रिन। एंड डी क्या बोला है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन तो वैसे ही फर्स्ट लाइन है तो ये तो अभी हमें देनी ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है, ऑलरेडी प्रेफर की हुई है वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो नोरेड जिसको हम बोलते हैं, नोरेड का इन्फ्यूजन चलाते हैं ना, फ्लूइड देने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें इस टाइम पे। तो नोरेड क्या होगा भाई, बीपी को भी मेंटेन कर देगा, उसके शॉक से भी बाहर ले आएगा उसको। ठीक है, और बीपी को उसकी नॉर्मल कंडीशन पे पहुंचा देगा। तो अगर हम इसे क्लिनिकली देखें तो क्या है भाई, बी इसका राइट आंसर बनता है। क्या बोल रहा है, नोर एपिनेफ्रिन इज ए प्रेफर, नोर एपिनेफ्रिन हम प्रेफर कर रहे हैं ड्यू टू बेटर एफिशिएंसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो नोर एपिनेफ्रिन हम एफिशिएंसी के लिए एंड सेफ्टी प्रोफाइल के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या जाता है हमारा इसमें, बी। फिर है हमारा भाई थर्ड क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए विल मॉनिटरिंग आईसीपी, मतलब जब हम आईसीपी मॉनिटर कर रहे हैं आईसीयू के अंदर, सस्टेन आईसीपी रीडिंग्स अबाउट 20 mm ऑफ एचजी। देखो सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्मल आईसीपी होता है वो 5 से 15 माना जाता है, 5 से 15 माना जाता है, या फिर 7 से, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 7 से 15 भी माना जाता है।
ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रीडिंग कितनी बताई है भाई, 20 mm ऑफ Hg। इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब हम आईसीयू में किसी पेशेंट का आईसीपी मॉनिटर कर रहे हैं और हमें आईसीपी कितना मिला भाई, 20 mm ऑफ Hg, जो कि एक हाई इंडिकेटर है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा हमें, तो देख लेते हैं। नॉर्मल प्रेशर, फर्स्ट में इन्होंने बोला क्या ये नॉर्मल प्रेशर है, नहीं ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, फर्स्ट नॉर्मल तो नहीं है ये, क्योंकि नॉर्मल रेंज जो इसकी रहती है 5 से 15 रहती है। सेकंड में इन्होंने बोला है माइल्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, क्या माइल्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हमें देखने के लिए मिलेगी, माइल्ड मतलब कम हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलेगी। एंड सी बोल रहा है सीवियर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन क्या हमें देखने के लिए मिलेगी। एंड थर्ड लास्ट में बोल रहा है सेरिब्रल परफ्यूजन इंप्रूवमेंट, क्या ये सेरिब्रल परफ्यूजन को इंप्रूव कर देगा अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है। तो देखिए इसमें से तीनों ही आंसर जो है भाई गलत दिए हैं इन्होंने, नॉर्मल प्रेशर नहीं है ये, बी भी गलत है, माइल्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन नहीं करेगा ये, थर्ड इन्होंने दिया है सीवियर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। यस, जब आईसीपी इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सीवियर ही तो कोज करेगा, सीवियरिटी की तरफ ही तो जाएगा, तो क्या करेगा सीवियर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कोज कर देगा हमें। और फोर्थ का तो कोई बनता ही नहीं है इसके साथ, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने डिस्कस्टिंग आंसर दिया है। ठीक है, तो अब आता है भाई हमारा फोर्थ। फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एबीजी मतलब ब्लड गैस एनालाइज जब हम कर रहे हैं तो उसमें PaO2 जिसको हम FiO2 भी बोलते हैं, रेशियो लेस देन 200 mm ऑफ Hg इन आईसीयू पेशेंट, सजेस्ट, क्या सजेस्ट करोगे तुम, अगर तुम्हें क्या बोलना है इस क्वेश्चन में, ड्यूरिंग मतलब जब हम एबीजी ले रहे हैं और उसमें हमें PaO2 जिसको हम FiO2 भी बोलते हैं वो लेस देन 200 mm ऑफ Hg मिला है आईसीयू पेशेंट के अंदर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो उसे क्या सजेस्ट करोगे। तो इसके आंसर क्या है देखिए, सबसे फर्स्ट जो है इसका माइल्ड ARDS है क्या ये, सेकंड इसमें बोला है मॉडरेट ARDS है ये, सीवियर ARDS है या फिर नॉर्मल ऑक्सीजनेशन है ये, बताओ इसका आंसर क्या है। तो अगर हम इसके आंसर की तरफ चले तो ये क्या बोला भाई, ARDS क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा वो बेस होता है देखिए PaO2 एंड FiO2 रेशियो पे। ठीक है, जो इन्होंने इस क्वेश्चन में भी बताया है कि हमने एनालाइज किया है PaO2 और FiO2। ठीक है, तो जो हमारा ARDS का रेशियो होता है तो वो PaO2 और FiO2 पे ही डिपेंड होता है एज पर बर्लिन क्राइटेरिया। ठीक है, एज पर बर्लिन क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है ये, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि क्या होने वाला है, ये बहुत इजी है, सिर्फ इसका आंसर आपको बताना है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आईसीयू सिडेशन प्रोटोकॉल डेली सिडेशन इंटरप्ट इज रिकमेंडेड मेनली टू, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो कि आईसीयू सिडेशन प्रोटोकॉल जो होते हैं जो हम डेली यूज कर रहे हैं वो इंटरप्ट कर रहे हैं किस चीज को मेनली, तो इन्होंने दिया है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो आंसर दिया है वो क्या है, इंक्रीज ड्रग टॉलरेंस, क्या इससे ड्रग टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा, या फिर प्रिवेंट पेशेंट एजिटेशन, या फिर पेशेंट जो एजिटेट करता है हेजिटेट करता है किसी से भी उससे वो प्रिवेंट हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे और असेस करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, या फिर मेनली कंसेंट सिडेशन डेप्थ, या फिर हम उसके कंसेंट वगैरह की डेप्थ में जाएंगे कि भाई ये क्यों जरूरी है, क्यों देना है, तो क्यों देते हैं हम सिडेशन और किस बात का हमें ध्यान रखना होता है जब हम सिडेशन देते हैं। देखिए सिडेशन एक तो देते हैं हम पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, और आईसीयू के जो पेशेंट होते हैं वो काफी इलिटरेट रहते हैं समटाइम, ठीक है, और हाइपर एक्टिव भी रहते हैं क्योंकि वो परेशान होते हैं अपनी बीमारी से। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि किस चीज के ऊपर तुम ध्यान दोगे जब तुम सिडेशन यूज कर रहे हो आईसीयू के अंदर, तो देखिए जो इसका सी आंसर मुझे ठीक लग रहा है काफी, एसेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, तुम पेशेंट को तभी तो दोगे ना अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक बैठा है, वो तुम्हारा पूरा उसका जीसीएस है वही 15/15 या 15/14 तुम लगा लो, है ना, ठीक है, कॉन्शियस ओरिएंटेड है कि तो क्या उसको सिडेशन दोगे, नहीं। जब भी हम सिडेशन देते हैं तो हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं कि वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं, वो इलिटरेट तो नहीं है या वो परेशान तो नहीं है, ये सारी चीजें देख के हम तभी पेशेंट को सिडेशन देते हैं। तो यस, क्वेश्चन
नंबर 5 का सी आंसर इसका मुझे बिल्कुल ठीक लगा है, असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। तो इसका आंसर है असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, चेक करेंगे हम पेशेंट का बिफोर गिविंग द सेडेशन। तो ये सारे 5 क्वेश्चंस आज हमने रिवाइज किए हैं, होपली आपको अंडरस्टूड हुए होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड है, एम्स में आए हुए क्वेश्चन है और एम्स में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं टॉपिक्स पे ये क्वेश्चन आगे बनाए गए हैं। तो अगर ये आपको सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड नेक्स्ट कौन सा लेक्चर आप चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो।